आज हम एनपीटीआई की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ता ठाकुर से एक खास बातचीत प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी प्रेरणादायक यात्रा से सफलता के अनमोल मंत्र सीखें। नमस्कार मैम, मेरा नाम ज्योति जदा, विकास दर्पण से। मैम, आपने जो लीडरशिप एनपीटीआई के जो चेंजेस आप लेकर आए हैं वो प्रेरणादायक हैं। आज का इंटरव्यू इस उद्देश्य से है कि आपके अनुभवों को व्यापक स्तर तक पहुंचा सकें और इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। तो मैम, हम अपने इंटरव्यू को जारी रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। मैम, क्या आपके बचपन में ऐसा कोई खास अनुभव था जिसने आपको लीडरशिप की ओर प्रेरित किया? कोई ऐसा क्षण जब आपने महसूस किया कि आप प्रशासनिक बदलाव लाने के लिए बने हैं? शुरू से ही मेरे फादर ने हमको बिल्कुल हर चीज़ में प्रेरणा देने के लिए बोला कि हर ये काम भी करो, वो काम भी करो। और वो खुद एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। तो जब वो इवन लेबर लेने के लिए जाते थे तो मैं क्लास 6 में पढ़ती थी, तो मुझे साथ में लेके जाते कि देखो कि गांव से लेबर कैसे लाई जाती है, डैम्स पर कैसे बनते हैं। तो शुरू से लगा कि इंजीनियर बनना है और सिविल इंजीनियर बनना है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, स्पोर्ट्स में भी आना है। तो मैं हॉकी की नेशनल प्लेयर रही हूँ। और एक बार का वाकया मुझे याद है कि 11th क्लास के एग्ज़ाम पास में थे, बोर्ड एग्ज़ाम थे, और मैं हमेशा थ्रू आउट टॉपर रही हूँ। तो मैंने कहा कि इस बार नेशनल्स खेलने मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम पास में है। तो उन्होंने कहा नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, ये सीनियर लेवल के नेशनल हैं और मैं स्कूल की एक हूँ, बाकी पूरी टीम कॉलेज की है, तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। उन्होंने कहा नहीं, जाओ, बड़े सीनियर लोग हैं, जाओ। तो वो मुझे याद है कि मैं पूरी सीनियर लोगों के बीच में एक अकेली 11th क्लास की बच्ची थी जी। और इतनी दूर बेलगाम हम गए और वहाँ से फिर वापस आए और आते ही एग्ज़ाम था 11th क्लास का। तो ये पता चला, उन्होंने इस तरह से हम मुझे बार बार प्रेरणा दी कि खेलना भी है, पढ़ना भी है, और जो समय मिलता है उसका कि मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते, वो उन्होंने सिखाया। ओके, वेरी नाइस मैम। आपके परिवार और सहयोगी ने आपकी इस यात्रा को कैसे समर्थन किया और उन्होंने आपके लीडरशिप की जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी कैसे मदद की? नहीं, जो भी आज कुछ है वो परिवार के कारण है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही फादर ने बड़ी प्रेरणा दी जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं 11th क्लास में थी तो उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम लोग बिलासपुर में पढ़ते थे, तो वहाँ से जो हमारी ज़मीन वगैरह थी वो ग्वालियर में थी। तो हमारी मदर सबको लेकर के आ गई। मैं सबसे बड़ी एल्डर थी, पर उन्होंने बोला कि नहीं, पढ़ना है। और मदर ने कहा, जबकि बहुत प्रेशर था उस ज़माने में। 84 में मैंने 11th किया था। तो सब जब गांव आए तो सबने कहा उस एज में तो लोगों की शादियां हो जाती हैं, आप इसको इंजीनियर बना रही हैं। तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं, ये तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने हर बात में कहा कि नहीं नहीं, पढ़ो। उन्हें सारे गाँव का अपोज किया, सबका अपोज किया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो परिवार के बिना तो ये संभव नहीं है। तो पिताजी ने शायद ईश्वर की ऐसी ही प्रेरणा थी कि वो इतना बोल्ड और स्मार्ट बनवा जाए ताकि आगे आने वाला जो टफ टाइम है उसमें हम रह पाएँ। फिर मदर की प्रेरणा से इंजीनियर बने, और बाद में इंजीनियरिंग के बाद जो करियर आया तो हमेशा हस्बैंड ने हर चीज़ में सहयोग किया। बच्चे छोटे थे तब भी मेरे को विदेश में पीएचडी करने का ऑफ़र आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बच्चों को देख लूँगा, तुम जाओ। तो हमारे इन-लॉज़ रहे, बच्चों को देखा उन्होंने और मुझे बाहर जाने दिया। तो बिना परिवार के तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते जी। तो हमेशा हर पल हर जगह, तो मायके पक्ष का भी और ससुराल पक्ष का भी, दोनों का सहयोग हमेशा। वेरी नाइस मैम। जब जीवन में कठिनाइयाँ आई तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा आपका साथ दिया, कोई मार्गदर्शक या प्रेरणा जिन्होंने आपके लीडरशिप को नया रूप दिया? मदर ही कह सकती हूँ। मदर ही एक ऐसी प्रेरणा थी जिन्होंने कि समाज से हट करके बोल्ड स्टेप उठा करके पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद ऐसे जीवन में कठिनाइयाँ तो सारी देखी, क्योंकि फादर के चले जाने के बाद सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आए और पढ़ने के भी प्रॉब्लम आए। तो कई बार कठिनाई आई तो ट्यूशन भी पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ते हुए पढ़ाई करी। लेकिन बाद में मेरे मदर के जो गुरुजी थे, स्पिरिचुअल गुरुजी, उनके कांटेक्ट में मैं आई और उनसे एक नई तरह का आत्मविश्वास मिला। और उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि तुमको एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है आगे भी। तो पहले तो समझ में नहीं आता था, पर बाद में समझ में आया कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में कनेक्ट होते हैं तो वो आपको जीवन में बहुत ही संतोष भी देता है और बहुत प्रेरणा भी देता है और हिम्मत भी देता है।
लीडरशिप के साथ कई बलिदान आते हैं, कुछ स्पष्ट होते हैं और कुछ नहीं। आपको किन व्यक्तिगत बलिदानों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें अपने बड़े उद्देश्य के साथ कैसे संतुलित किया? बहुत ज़्यादा बलिदान तो नहीं देने पड़े, बलिदान में बस यही हुआ कि जब बच्चे को छोड़ करके आप पीएचडी करने बाहर गए, तो पहले तो सबने कहा चले जाओ, लेकिन जब पहले दिन पहुंचते हैं विदेश में और कमरे में आते हैं, देन यू रियलाइज कि अरे आपने क्या कर दिया, आप छोटे बच्चे को छोड़ के आ गए, अब वो कैसे रह रहा होगा, सब क्यों कर दिया। तो ये एक बार मेरे को महसूस हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, छोटे बच्चे को छोड़कर आ गई। तो यही एक बलिदान है। लेकिन जब मैं 6 महीने बाद बच्चों से मिली तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुमने मुझे मिस किया। तो बोले नहीं मम्मी, मेरी फ्रेंड्स तो कह रही थी कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारी मम्मी छोड़ के गई, नहीं तो रोज तुमको बोलती कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो वो फिर मैंने देखा कि अगर फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम है, उनके दादा दादी रहते हैं साथ में, फादर हैं, तो फिर ये गिल्ट चली गई जी। तो गिल्ट जो आती है, बलिदान, वो केवल बच्चों को लेकर आती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको बच्चों को ज़्यादा समय देना चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हैं कि आपके बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट थिंकिंग के भी बन जाते हैं, तो वो स्पून फीडिंग की आदत भी नहीं रहती है। तो अब इससे मैं बलिदान कहूँ, इसके अलावा मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई बलिदान देना पड़ा जी। एक प्रशासक के रूप में आपने कौन सी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया? क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने आपके लीडरशिप का धैर्य का महत्वपूर्ण सबक सीखा? नहीं, जब मैं एनपीटीआई आई तो कोविड के बाद का काल था। ओके। और पिछले 2 सालों से कोविड चल रहा था और मैंने 1 सितंबर 21 में ज्वाइन किया। तो चूंकि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कोविड काल में बिल्कुल ठप हो गया था, तो ये इंस्टीट्यूट सेल्फ सस्टेनेबल इंस्टीट्यूट था। ये अपने 11 इंस्टीट्यूट खुद ही मैनेज करता था। तो इनकी फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब थी कि शायद 2 महीने की सैलरी भी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये एकदम से आप एक नई जगह जाते हैं, ये सोच के जाते हैं कि सब कुछ कंफर्टेबल होगा, देन यू कम टू रियलाइज़ कि अरे यार कंफर्टेबल तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर आ पाएंगे और इंस्टीट्यूट को अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने इसे एक चैलेंज की तरफ लिया जी। और मैं बहुत ही सहयोग मुझे मिला मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। उस समय आर.के. सिंह जी मिनिस्टर थे, बड़े विजनरी लीडर थे। और उस समय के जो सेक्रेटरी थे आलोक कुमार जी, उन दोनों ने मुझे कहा कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए कि किस तरह से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को आप बढ़ा सकते हैं। तो हमने 1 साल के अंदर ही जो अपना लॉस था उसको बिल्कुल मैनेज कर लिया और अगले साल से हमने पूरे रिकॉर्ड तोड़, आज तक एनपीटीआई का जितना अर्निंग नहीं हुई वो हमने उसके नेक्स्ट ईयर ही करके दिखाई। वाह। तो ये एक चैलेंज भी था जी। और कठिन भी था, क्योंकि उसके लिए मुझे दिन रात काम करना पड़ा, सारे लोगों से मिलना पड़ा। तो ये जो कंफर्टेबल हम कहते हैं कि अपने कंफर्ट को छोड़कर हम कमरे से बाहर ना निकलें, इसको बिल्कुल छोड़ना पड़ा। क्योंकि आप जब बिजनेस मांगने जाते हैं तो आपको किसी के पास जाना पड़ता है जी। तो सारे सीएमडी से मिलना, सबके बहुत सारे एप्रीहेंशन होते हैं जी कि नहीं अब एनपीटीआई के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है और आप कैसे करेंगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपके टीचर्स सब पुराने हो चुके हैं। तो फिर उनको कॉन्फिडेंस देना कि आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा ट्रेनिंग का और आपको रहना खाना भी, आप करके तो देखिए, भेज के तो देखिए जी। तो सबने भेजा और फिर बहुत सेटिस्फाइड हुए। फिर अगले बार से तो लाइन ही लग गई ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। दैट्स रियली वेरी नाइस मैम। थैंक यू मैम, क्या कभी ऐसा समय आया था जब आपको लगा कि अब आगे बढ़ना कठिन हो गया है? उस समय आपको किसने प्रेरित किया और उस धैर्य को अपनी टीम और अन्य लोगों को प्रेरित करने में कैसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अब वैसे तो पूरे जीवन में तो बहुत अच्छे से चला। रिसर्च था, टीचिंग थी और कई सारी एक्टिविटी में मैं पढ़ाई के अलावा भी इन्वॉल्व थी। जैसे मैं स्पिक में के एक सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर है, उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हूँ। तो इंडियन क्लास आर्टिस्ट को लेकर के जाना, स्कूल में बच्चों को उनसे रूबरू कराना, और कहीं ना कहीं जो कि हमारा इंडिया है वो इसी रूप से जाना जाता है कि वी आर वेरी रिच इन आवर कल्चर हेरिटेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यंग जनरेशन को पता ही नहीं है कि ये क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, ये डांस क्या है, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है। तो उस पर मैंने बहुत काम किया। तो मैं पूरी ज़िंदगी मतलब अपने टीचिंग के अलावा बहुत सारी अलग चीज़ों में भी इन्वॉल्व रही।
तो इतना स्मूथ जर्नी रही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन जब एनपीटीआई में एज ए लीडर 11 इंस्टीट्यूट का कार्यभार संभाला और जब फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब थी, तो वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम मैंने अपनी उसमें देखा। लेकिन उसको जब निखर करके आए तो इतना कॉन्फिडेंस आया जी। एक बार और चैलेंज जिंदगी में आया था जब मैं एमटेक करने आईआईटी कानपुर गई थी। तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद, अब इंजीनियरिंग में तो लड़कियां ही नहीं थी, तो मैं पूरी क्लास में 25 एमटेक की क्लास में अकेली लड़की थी और वो एरियाज एकदम नए थे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, जो मैंने बीटेक में भी नहीं पढ़ा था। तो वहाँ तो लेवल ही कुछ डिफरेंट था। अब कोई भी बात नहीं करने के लिए तैयार है। एक दो लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम लड़कियों से बात नहीं करते हैं। तो वहाँ अपनी जगह बनाना, और वहाँ फिर क्योंकि वो आईआईटी कानपुर बहुत सख्त था, अगर आप 6.5 सीजीपी से कम लाते हैं तो वो आपको एमटेक से निकाल देते हैं। तो वो मेंटेन करना, फिर समझना, वो एक थोड़ा चैलेंज था। फिर धीरे से वो 20 क्लास में 21वीं जो मैं लड़की थी उनको पता नहीं चल पाया कि लड़की है। तो ये इन्वायरमेंट बनाना, ये भी एक चैलेंज था। तो ऐसे 2-3 चैलेंज लाइफ में आए, अदरवाइज बहुत अच्छी जर्नी रही। वेरी नाइस। आज शासन में प्रभावी नीतियां बनाने में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि एक मजबूत और समावेशी भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को कैसे और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, 50% पॉपुलेशन महिलाओं की जी, तो कोई भी देश उन्नति ही नहीं कर सकता अगर वो 50% लोगों को निगलेक्ट कर देगा जी। तो घर की धुरी तो है ही महिला, लेकिन समाज की भी धुरी है। और अगर कभी भी कोई चीज अच्छे से नहीं परिस्थितियावश चलती है या कोई डिजास्टर आता है जीवन में, तो परिवार में सबसे बड़ा इम्पैक्ट महिला पर ही आता है। अगर कहीं दंगे होंगे तो बताइए सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर आएगा? महिला पर ही आएगा जी। अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है जी, कोई तूफान आ जाता है, घर बिखरता है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगा? महिला पे ही आएगा जी। तो इनको तो मुझे लगता है कि अगर किसी देश को विकसित होना है तो इनको तो हर जगह पर आगे लाने की जरूरत है जी। एक लीडरशिप में ही महिलाओं को लाने की जरूरत है, जो बहुत कम है आज भी। मैं अपने सेक्टर की बात करूं तो हमारे सेक्टर में केवल 7% महिला है पावर सेक्टर में। तो वहाँ तो कितनी आवश्यकता है कि हम उनको बूस्टअप करें, ये जाने की क्या परिस्थितियां हैं कि वो इस सेक्टर में काम नहीं करना चाहती हैं। लीडरशिप गिने चुने ही हैं जी। तो वो सबको, मैं सरकार को कुछ प्रभावी नीति से काम करना पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस पहले तो हमारे लोगों को ही जनरेट करना पड़ेगा कि महिलाएं कैपेबल हैं जी। और मेरा तो ये मानना है कि पूरी तरह से कैपेबल हैं, और कई बार मल्टीटास्किंग में वो इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि वो कई बार बहुत ही अच्छा परिणाम दे देती है। तो मुझे कई बार कॉम्प्लीमेंट भी मिला मंत्रालय से कि शायद आप नहीं होती तो इतनी जल्दी हम 1 साल के अंदर एनपीटीआई को इतना रिवाइव नहीं कर पाते। तो ये अंतर भी आता है। तो महिलाएं दिखा भी पाती हैं, और हमने देखा भी है पहली बार 80 साल में CSIR में पहली महिला डीजी डायरेक्टर बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है, डॉक्टर कला सैलवी जी। उनके आते ही आप देखिए कि CSIR में क्या तेजी से काम शुरू हुआ। तो आप मौका दीजिए, और बिना मौका दिए आपका देश विकसित भारत नहीं बन पाएगा। मैम, जैसे जैसे भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, आपका देश के लिए क्या विजन है, और इस लक्ष्य को पूरा करने में प्रशासनिक नेतृत्व की क्या भूमिका होगी? देखिए, प्रशासनिक नेतृत्व की तो बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। कहते हैं कि एक लीडर अच्छा होता है तो पूरा देश उसके पीछे भागता है। एक आप ऑर्गेनाइजेशन में ही देख लीजिए, अगर एक लीडर एक्टिव आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। तो इसकी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आगे आने वाले 100 वर्षों में, जैसे कहते भी हैं कि भारत का अमृत काल चल रहा है, वो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अमृत काल चल रहा है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में स्थिरता देने के लिए और शांति के लिए क्या चाहिए वो डायरेक्शन दे सकता है। तो आज जैसे हम पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हर बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 100% टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन पर्यावरण के लिए नहीं। इसी वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ मिशन दिया जी। कि आप सोचे कि आप इन्वायरमेंट के अनुसार कैसे जिंदगी बिता सकते हैं, इंडिविजुअली हर आदमी क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो भारत आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए एक अपनी फिलॉसफी और अपने कल्चर के साथ एक नया दृष्टिकोण दे सकता है, जो शांति का होगा, सद्भावना का होगा, उन्नति का होगा और पीस का होगा। तो भारत के लिए तो बहुत असीम
संभावनाएं हैं और शायद पूरा विश्व भी ये सोच ही रहा है और हम हमेशा बोलते रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे हम काम करते हैं और यही अवधारणा को लेकर हमने G20 भी बहुत सक्सेसफुल की है और आगे भी हम अच्छा लीडरशिप रोल इसमें दे पाएंगे। सुशासन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है। सरकार तो बहुत स्टेप उठा ही रही है कि मैटरनिटी लीव दे रही है, चाइल्ड केयर लीव दे रही है और बहुत सारे हम लोग भी काम कर रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मिड कैरियर की विमेन की करें ताकि वो आगे चल कर के लीडरशिप रोल में आ पाएँ। लेकिन फिर भी असमानता तो है, ये सबको मानना पड़ेगा और मैंने जैसे पावर सेक्टर का आंकड़ों के साथ आपको बताया, तो इस असमानता को दूर करने के लिए हमें बड़ी डीपली सोचना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर हैं। क्या हम पावर इंडस्ट्रीज को एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री मानते हैं, पर आज जब इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो गई है, आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, IT हर जगह है, तो महिलाएं को हमको बताने की, मेंटरिंग करने की ज़रूरत है और ये नहीं कि उनको कोई अलग से सुविधाएं चाहिए होती हैं, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि परिवार भी एक बहुत ही देश की इम्पोर्टेंट धुरी होती है। तो अगर किसी समय में महिला को अपने घर का अटेंशन देने की ज़रूरत है, जैसे उसके बच्चे छोटे हैं, तो सरकार तो दे रही है सारी सुविधाएं, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर भी ऐसी सुविधाएं देता है? तो उनका भी हमको मेंटरिंग करने की ज़रूरत है कि आप ये समझें कि अगर एक महिला कुछ समय के लिए काम कम कर रही है तो उसको आप एक रिटर्निंग मदर का कंसेप्ट लेते हुए उसको वापस लेके आएँ। 1 या 2 साल हो सकता है उसका बच्चा छोटा हो, लेकिन वो भी तो अगर वो बच्चे को ही ठीक नहीं बनेगी तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें एक पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटी महिला को देनी चाहिए कि वो रिटर्निंग मदर के कंसेप्ट के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वापस आए। सरकारी जॉब में तो ये सारी सुविधा है, लेकिन सरकारी जॉब कितने बचे हैं जी? लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह का थोड़ा सरकार की तरफ से बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस जाएं जी कि आप किसी महिला को इसलिए नहीं निकाल सकते कि वो प्रेग्नेंट है या इसलिए नहीं ले सकते कि वो प्रेग्नेंट है तो उसका रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे या उसको तो अभी बच्चे देखने पड़ेंगे आगे चल करके। तो ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने की आवश्यकता है। अदरवाइज जब समय मिलता है तो महिलाओं ने हर जगह प्रूफ किया जी। तो जब एक विमान चला सकती हैं, एक फाइटर पायलट बन सकती हैं, तो वो पावर सेक्टर का या किसी भी सेक्टर का काम कर सकते हैं। तो एक उनको थोड़ा सा मेंटरिंग के द्वारा उनको भी बताना कि भाई आप सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि हम अभी महिलाओं की ट्रेनिंग कर रहे थे 100 विमेंस की, तो हरियाणा की 2 सुपरडेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की आई थी। तो उन्होंने बाद में ट्रेनिंग के बाद हम फीडबैक ले रहे थे, उन्होंने बताया कि मैडम हमारा नाम आ गया था और हम बस ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे भी सेटल हो गए हैं, अब बहुत ऐसी बन गए हैं, अब चीफ इंजीनियर तो हमें बनाएगा नहीं कोई, तो हम अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे क्योंकि जूनियर हमारा चीफ इंजीनियर बनेगा तो हम कैसे काम करेंगे। ये ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने कहा मैडम हम तो लड़कर चीफ इंजीनियर बनेंगे, हम कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, हमारे बच्चे सेटल हो गए, अब तो हम और 200 गुनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। तो एक लीडरशिप ट्रेनिंग से, कैपेसिटी बिल्डिंग से उनके जीवन की सोच ही बदली। तो इस तरह से बहुत सारी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है महिलाओं को, जो उनको कहीं पर भी वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो रहा है। दूसरा क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं नेटवर्किंग में थोड़ी पुअर होती हैं, तो पुरुष के पास कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसके बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, वो लोगों से फ़ोन कर लेता है। जैसे मैं इस जगह ज्वाइन करने आ रही थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि NPTI की इतनी हालत ख़राब है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया तो एक प्रोफेसर IIT कानपुर के हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम यहाँ क्यों आ गई? तो मैंने कहा क्यों सर? बोले ये तो बहुत डूबा हुआ संस्थान है, तुमने इसको क्यों ज्वाइन किया? तो मैंने कहा सर पहले बता देते हैं। तो बोले पहले तुमने पूछा नहीं। तो हम लोग की यही कमी है कि हम बहुत लोगों से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो हम आ जाते हैं। और पुरुष अगर इस जगह जाता है वो 4 लोगों से बात करके आता है। तो एक नेटवर्किंग का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो हमें महिलाओं को आपस में करना चाहिए। जी बिल्कुल सही। प्रशासनिक नेतृत्व में अक्सर अतिरिक्त जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं होती हैं। क्या आपने कभी लैंगिक भेदभाव का सामना किया? अगर हाँ तो आपने इसे कैसे दूर किया? नहीं, सामना तो होता है, लोग अनकंफर्टेबल तो हो जाते हैं। आज भी आपको मैं बताऊं तो आपका बॉस कंफर्टेबल तो नहीं होता है, जैसे नेता लोग हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं।
उनको लगता है कि अब हमें कोई काम कहना है तो शायद पुरुष होता तो उसके हाथ रखते से और कंधे पे और जो बोलना है बोल देते, अब महिला से कैसे बोले। तो ये तो उनके मन में रहता है, लेकिन ये ड्यूटी महिला की है कि इतना कंफर्टेबल सामने वाले को बनाए कि उसको ये महसूस नहीं हो कि वो पुरुष से बात कर रहा है या महिला से बात कर रहा है, वो एक प्रशासक से बात कर रहा है। तो ये तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंफर्टेबल नहीं है आज भी समाज। इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार पहली बार मौका मिलता है। मैंने कई बार देखा कि पहली बार किसी को मौका मिला तो लोग भी बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि अरे ये कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। और बहुत सारे जब बाद में बात होती तो वो कहते हैं कि जब आपका सिलेक्शन होना था तो बहुत मंत्रालय में कंफ्यूजन था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, तो क्या हमें चांस देना चाहिए महिला को कि नहीं देना चाहिए। तो ऐसा शायद सब जगह होता होगा, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव लोग हैं वो थोड़ा अगर रिस्क ले लेते हैं तो परिणाम से वो ये सक्सेस स्टोरी आपके द्वारा सब जगह जाती है। तो और भी वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वो लीडरशिप पोजीशन में लिया जाए। ठीक है मैम, अपने शासन और नीति निर्माण में जो योगदान दिया उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे और आपकी दृष्टि में राष्ट्र की सफलता का मापदंड क्या है? राष्ट्र की सफलता का मापदंड मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता है जी। और आत्मनिर्भरता के लिए इस समय सरकार सारे काम कर रही है कि हम किस तरह हर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बने जी। तो बहुत इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और एक समय ऐसा आ गया है कि हर मॉडल हर कंट्री के लिए फिट नहीं होता। तो हम ये ना सोचें कि जो वेस्टर्न मॉडल है विकास का वही हमारा मॉडल होना चाहिए जी। तो हमें अपने खुद के मॉडल बनाने हैं, अपनी खुद की हमें सारे स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए और अपनी कंट्री की परिस्थितियाँ देखते हुए ही हमें आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी डायरेक्शन में हम जा भी रहे हैं जी। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जैसे हमारे पास हमारा लेकुना था तो वो बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग में और कई चीज़ों में अब ये आता है कि आत्मनिर्भर नहीं है तो वो चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते जी। तो जिससे कि इंडस्ट्री को भी लगे कि वो हर चीज़ कोशिश करे कि भारत में बनाए, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी इंडिजिनियस चीज़ होगी तो हम आत्मनिर्भर होंगे। जैसे कि एनर्जी क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और सोलर और विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी लेकर के हम एनर्जी सिक्योर भी बन रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। वेरी इन्फॉर्मेटिव मैम। यदि आपको अपने जीवन को फिर से जीने का अवसर मिले तो क्या आप प्रशासनिक सेवा की यही भूमिका चुनेंगे और अगर ना तो क्यों? नहीं, बिल्कुल चुनेंगे। सबसे पहले तो मैं महिला होना चाहूँगी दोबारा से अगर मौका मिलता है तो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे रंगों को समझा जो शायद मेरे काउंटर पार्ट नहीं समझ पाते हैं। कई बार वो कहते भी हैं कि तुम लोग इतनी कठिन परिस्थितियों को इतनी आसानी से झेल कैसे लेते हो। तो बच्चों को भी संभालना और फिर उनकी अपब्रिंगिंग के बाद उनको डायरेक्शन देना, परिवार को साथ रखना, परिवार के साथ चलना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या होता है कि एक परिवार ही है। तो हमारे पुराने मंत्री तो कहा करते थे पावर फैमिली, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था कि हम सब सारे CPSUs और जितने भी लोग हैं हम एक पावर फैमिली का हिस्सा हैं। तो इस पावर फैमिली को आप फैमिली की तरह बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो आप फैमिली मानेंगे तो आप उससे अटैच होंगे, आप बायस्ड नहीं होंगे, जो लीडरशिप के सबसे बड़े गुण हैं कि आप बायस्ड ना हो, आप ओपन हो, आप सबसे बात कर सकते हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, तभी आप फैमिली बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो दोबारा ही ये करना चाहूँगी और आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आगे भी भविष्य में कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो जरूर करूँगी। जब आप अपने कार्यों से दूर होती हैं तो कैसे खुद को तरोताजा रखती हैं और संतुलन बनाए रखती हैं? मैं तो आपको बताया कि मैं शुरू से शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई थी, तो मैंने स्पीक मेकिंग के लिए बहुत काम किया और साथ ही साथ अभी एक विज्ञान की संस्था है जिसको हम विज्ञान भारती कहते हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में विज्ञान के प्रमोशन के लिए काम करती है। उसकी मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। तो डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में, तो अगर मैं काम से दूर हूँ तो काम से दूर नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिर अगर स्पीक मेकिंग के लिए काम कर रही होती हूँ या फिर विज्ञान भारती के लिए काम कर रही होती हूँ, तो मुझे काम करना ही ऐसा लगता है कि जो मुझे सुकून देता है। वेरी नाइस मैम। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप देश की युवा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वे अपने सपनों को साकार करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित हों?
देखिए महिला सबसे अगर किसी भी एक बहुत पुराना नॉवेल था जो मैंने पढ़ा था, उसमें ये बताया कि अगर किसी देश को तोड़ना है तो उसकी महिलाओं को तोड़ दीजिए, उनकी महिलाओं को करप्ट कर दीजिए, वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो वो नॉवेल ने मुझे इतनी बड़ी सीख दी कि बहुत काम हमको अपनी महिलाओं को स्थिर रखने के लिए करना है। तो महिला कैसे समझे, हमारे यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली नहीं था, वो तो एक बाहर का कंसेप्ट है। इन्होंने महिलाओं को समानता का 70 तक महिला इंजीनियरिंग ही नहीं पढ़ सकती थी यूएस में। नासा में इंजीनियरिंग में विमेन की एंट्री नहीं थी। हमारे यहाँ तो देखिए कब से महिलाओं की एंट्री है। तो हमने समानता पे काम किया, लेकिन वो समानता कैसी होनी चाहिए, वो विदेशी होनी चाहिए या देसी होनी चाहिए, तो उस पर हमारी महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि हमको किस तरह का विकास और किस तरह की समानता चाहिए। क्या वेस्टर्न कंसेप्ट की चाहिए? वहाँ क्यों आया ये वुमेन मूवमेंट, फेमिनिज्म मूवमेंट? क्योंकि वहाँ वास्तव में महिलाओं ने बहुत सहा है। हो सकता है यहाँ पर भी सहा हो, लेकिन मैंने तो नहीं सहा, और मैंने तो देखा परिवारों में कि बराबर से और बहुत सम्मान ही दिया जाता है महिलाओं को। हो सकता है ये बात कई जगह नहीं फिट होती हो, लेकिन अभी तो आज समाज में ऐसा हो गया कि हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो छोटा से छोटा, आपका भी अनुभव होगा, अगर रिक्शे वाला भी है तो वो अपनी लड़की को पहले पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि उससे लगता है कि इसकी शिक्षा बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि 8 मार्च जो हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, हमारे लिए हर ही दिन वुमेन डे है, लेकिन चलिए स्पेशल डे मानते हैं। तो महिलाओं के लिए एक ही संदेश है कि स्काई इज द लिमिट। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लाना है, और परिवार का सहयोग तो आपके साथ अगर रहेगा तो आपको कोई भी चीज़ का अचीवमेंट कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। और आप में इक्वली ज़्यादा कैपेबिलिटी है। जितनी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी महिला में है उतनी पुरुष में नहीं है। ग्रास्पिंग की, लोगों को मिलाने की, बात करने की, समझने की, और लीडरशिप के घर के लीडर तो होते ही हैं आप। इनोवेटर अगर आप देखें तो कौन है सबसे बड़ा इनोवेटर? माँ आपकी इनोवेटर होती है सबसे। हमने उन्हीं से सीखा है कि अचानक 4 लोग आ गए घर में और खाना एक आदमी का है, तो वो एक व्यक्ति के खाने को कैसे मैनेज करेगी, दाल में पानी मिलाएगी, क्या करेगी, तो 4 लोगों को खाना खिलाएगी। तो शी इज़ द इनोवेटर। तो महिला इनोवेटर भी है, महिला समाज की धुरी भी है। यंग वुमेन को है कि अपनी ताकत को पहचाने, और स्काई इज द लिमिट। आप जो करना चाहें वो आप काम करें। ये बड़ा ही ऐसा समय है जब सारी जगह ये माना जा रहा है, सरकार भी मान रही है कि हमें महिलाओं को आगे लाना है। और जब ये 50% महिलाएं हमारे वर्कफोर्स में, हमारे हर समाज के हर कार्य में सहयोग करेंगी, तभी हमारा देश विकसित भारत बन पाएगा। तो 13 फरवरी से जो अब 8 मार्च तक ये जो सीरीज़ ला रही हैं, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और आप जो डॉक्यूमेंट्री करेंगे, आप जो महिलाओं से इंटरेक्ट करेंगे, और ये जब आप सब लोगों को लेके जाएंगे, तो जो हमने जितनी सारी बातें की हैं वो शायद और प्रेरणा का स्रोत बन सके, और भी महिलाओं से आप इंटरव्यू करेंगे। तो 13 फरवरी से जो अब 8 मार्च तक ये जो सीरीज़ ला रही हैं, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और सरोजनी नायडू मैडम के बर्थडे के दिन से आपकी शुरुआत हो रही है, जो कि एक बहुत ही ऐसा हमारे लिए प्रेरणादायक स्रोत रही हैं महिला के रूप में, जिन्होंने हमें बड़ी प्रेरणा दी है। तो मैं आप सबको बहुत ही साधुवाद कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। Thank you so much, ma'am, Thank you for so much. giving us such wonderful views about women.